आई की स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने यूनिट 1 स्टार्ट की थी। यूनिट 1 के 3 पार्ट थे। पार्ट ए अम्ल क्षार हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने आर्रेनियस अवधारणा, ब्रास्टिलोरी अवधारणा और लुईस अवधारणा पढ़ी थी। अब हम अगली अवधारणा विलायक अवधारणा पढ़ने वाले हैं। तो लिखिए विलायक अवधारणा। विलायक अवधारणा। देखिए, मैं यूनिट 1 जो बोल रहा हूँ, ये यूनिट 1 सिर्फ एक समझने के लिए है, ताकि आप सर्च करो तो आसानी से आपको मिल जाए। कि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमारे सिलेबस के अंदर तो यूनिट 1 में अम्ल क्षार है ही नहीं। तो सभी के अंदर यूनिट 1, सभी यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिट 1 अलग अलग हो सकती है। हमारे कोटा यूनिवर्सिटी में अम्ल क्षार यूनिट नंबर 5 में है, लेकिन आप जब वीडियो सर्च करो तो आपको आसानी से यह मिल जाए, इसलिए मैं यूनिट 1 नाम ले रहा हूँ। तो विलायक अवधारणा को KDLC अवधारणा भी कहते हैं। KDLC अवधारणा। KDLC नाम के वैज्ञानिक ने यह अवधारणा दी थी, इस कारण इसको KDLC अवधारणा कहते हैं। तो KDLC अवधारणा या विलायक अवधारणा क्या थी कि वह स्पीशीज जो विलायक के अंदर विलायक के समान धनायन देता है तो अम्ल होता है, और वह स्पीशीज जो स्वतः आयनित होकर विलायक के समान धनायन देता है तो अम्ल कहलाता है, और वह स्पीशीज जो विलायक के अंदर स्वतः आयनित होकर विलायक के समान ऋणायन देता है वह क्षार कहलाता है। देखिए, समझिए बात कि वह स्पीशीज जो विलायक के समान धनायन देता है, विलायक के समान धनायन देता है, तो वो क्या कहला रहा है? वह अम्ल कहला रहा है। और विलायक के समान ऋणायन देता है तो वह क्षार कहलाता है। देखिए, क्या वह स्पीशीज जो स्वतः आयनित होकर विलायक के समान धनायन देता है तो अम्ल कहलाता है, और वह स्पीशीज जो स्वतः आयनित होकर विलायक के समान ऋणायन देता है तो वह क्षार कहलाता है। देखिए, आप समझिए कि सबसे पहले मैं एक शब्द यूज में ले रहा हूँ, स्वतः आयनन। तो स्वतः आयनन क्या होता है? स्वतः आयनन का मतलब होता है स्वयं आयनित हो जाना, कि किसी भी पदार्थ का आयनन होना या अपने आयनों के अंदर टूटना आयनन कहलाता है। ठीक है, तो स्वतः आयनन कैसे होगा? विलायक का स्वतः आयनन होता है। तो इसके अंदर मेनली जो हम विलायक पढ़ते हैं वो 3 तरह के विलायक होते हैं। एक होता है H2O, SO2 और अमोनिया। यह 3 विलायक है जिसको हम लगभग काम में लेते हैं, मतलब इन 3 विलायकों को ही हम काम में लेते हैं। होते तो बहुत सारे, लेकिन जो काम में जो लिए जाते हैं ज़्यादातर वह ये 3 विलायक है। तो इनका स्वतः आयनन किस प्रकार होता है वह समझिए। H2O का स्वतः आयनन होता है, तो आप इस H2O का स्वतः आयनन देखें। H2O का स्वतः आयनन होता है H+ और OH- आयन के अंदर। एक तो इस प्रकार होता है। दूसरा होता है, अगर 2 H2O है तो इसका स्वतः आयनन होगा H3O+ और OH- आयन में। अब अगला है SO2। SO2 का स्वतः आयनन किस तरह होता है? तो SO2 का स्वतः आयनन होता है SO2+ प्लस SO3 2-। दूसरा अमोनिया है। तो अमोनिया का स्वतः आयनन किस तरह होता है? अमोनिया का स्वतः आयनन होता है NH4+ अमोनियम और NH2-। आयन में इसका स्वतः आयनन होता है। देखिए, विलायक अवधारणा या विलायक सिद्धांत KDLC अवधारणा क्या होती है कि वह स्पीशीज जो स्वतः आयनित होकर विलायक के समान धनायन देती है तो अम्ल कहलाती है। वह स्पीशीज जो विलायक स्वतः आयनित होकर विलायक के समान ऋणायन देती है तो क्षार कहलाती है।
तो ये विलायक ज़्यादातर जो काम में लिए जाने वाले विलायक होते हैं वह होता है H2O, SO2 और अमोनिया। तो HO2 का H2O का स्वतः आयनन किस तरह होता है? तो H2O का स्वतः आयनन H+ और OH- आयन के अंदर होता है। H2O अगर यदि दो H2O होते हैं तो इसका स्वतः आयनन H3O+ और OH- आयन में हो जाता है। SO2 का स्वतः आयनन SO2+ और SO3 2- में होता है। और अमोनिया का स्वतः आयनन अमोनियम व NH2- आयन के अंदर होता है। ये 4 स्टेप है, यह 4 आयनन है जिसको आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि यह बहुत काम आने वाला है आगे। आप इसको रट लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अम्ल वह स्पीशीज जो स्वतः आयनित होकर विलायक के समान धन आयन दे रही है वो अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल की एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए HCl है, HCl, तो इसका जब आयनन होता है तो यह H+ और Cl- आयन में टूट जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए H2O है, तो H2O का आयनन किस तरह से हो रहा था? H+ और OH- आयन से। तो यह तो क्या है? धन आयन है, H+ धन आयन है और OH- ऋण आयन है। तो अब आप देखिए इस पदार्थ का जो अभी हमें पता नहीं है ये अम्ल है, HCl जो है इसका आयनन होता है तो H+ और Cl- आयन मिलता है। अब इसका धनायन आप देखिए, धनायन है H+ है, तो वह H2O के धनायन से यदि समानता दर्शाता है तो वह यह पदार्थ अम्ल होगा। और अगर यह पदार्थ H2O के OH- आयन से समानता दर्शाता है तो यह पदार्थ क्षार होगा। तो HCl का आयनन करवाया, तो आयनन करने के बाद हमने देखा कि इसका जो धनायन H+ है वह H2O के धनायन के समान है, मतलब यह भी H+ और यह भी H+ है, तो यह क्या है? अम्ल है। दूसरा एग्जाम्पल HNO3 है, HNO3 का आयनन करवाते हैं तो H+ NO3- आयन में टूट जाता है। अब इसका धनायन इसके धनायन के साथ समानता दर्शा रहा है तो यह भी अम्ल है, एसिड है। अगला देखते H2SO4, H2SO4 का आयनन करवाते हैं तो यह H+ और +HSO4- आयन में टूट जाता है या आयनित हो जाता है। तो इसका धनायन इसके धनायन के साथ या विलायक के धनायन के साथ समानता दर्शाता है तो यह भी क्या होगा? ये भी एसिड होगा। ये तो हो गई एसिड की बात। अब हम बात करते हैं क्षार की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करते हैं क्षार की कि वह स्पीशीज जो स्वतः आयनित होकर विलायक के समान ऋण आयन देती है तो क्षार कहलाती है। एग्जाम्पल है NaOH है, जब इसका आयनन होता है तो यह Na+ और OH- आयन में टूट जाता है। तो अब इसका आप धनायन देखिए, इसका धनायन है Na+ और विलायक का धनायन H+ है। यह Na+ और ये H+ है, ये दोनों समांतर नहीं दर्शा रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके ऋणायन की। इसका ऋणायन है OH- आयन और इसका ऋणायन है OH- आयन, मतलब इन दोनों का ऋणायन समानता दर्शा रहा है तो यह किसके समान व्यवहार करेगा? यह बेस के समान व्यवहार करेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल KOH है, जब इसका आयनन होता है तो यह K+ और +OH- आयन में टूट जाता है। तो इसका ऋणायन विलायक के ऋणायन के साथ समांतर दर्शा रहा है तो यह भी क्या होगा? ये भी बेस होगा, क्षार होगा। एग्जाम्पल CaOH का होल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका आयनन होता है तो यह Ca2+ प्लस OH- आयन में टूट जाता है, 2 OH- आयन में टूट जाता है। तो इसका ऋणायन विलायक के ऋणायन के साथ समानता दर्शा रहा है तो यह भी क्या होगा? ये भी क्षार होगा।
की बात करते हैं कि वे पदार्थ या वे स्पीशीज जो स्वतः आयनित होकर विलायक के समान धनायन देती है तो अम्ल कहलाती है, और वह स्पीशीज जो विलायक के समान ऋणायन देती है स्वतः आयनित होकर तो वह क्षार कहलाती है। NaOH के अंदर जब NaOH का आयनन कराया गया तो Na+ और OH- आयन में यह टूट जाता है, तो इसका ऋणायन विलायक के ऋणायन के साथ समांतर दर्शा रहा है, तो इस कारण यह क्षार होगा। KOH के अंदर इसका आयनन करवाते तो ये K+ और OH- आयन में टूट जाता है, तो इसका ऋणायन इसके विलायक के ऋणायन के साथ समांतर दर्शा रहा है, तो यह क्षार होगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी OH- आयन बनता है, तो इसका ऋणायन विलायक के ऋणायन के साथ समांतर दर्शा रहा है, तो इस कारण यह भी क्षार होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तक की अभिक्रियाओं के अंदर विलायक के रूप में H2O था, अब विलायक अमोनिया होगा और अम्ल और क्षार की व्याख्या होगी। तो अमोनिया लिखते हैं, अमोनिया है, तो अमोनिया का आयनन किस तरह से होता है, दो अमोनिया है तो अमोनिया टूटता है NH4+ और NH2- आयन के अंदर ये टूट जाता है। ठीक है, कि अमोनिया का आयनन किस तरह से होता है, अमोनियम और NH2- आयन के अंदर अमोनिया टूट जाता है। तो बात करते हैं, अमोनियम क्लोराइड है तो इसका आयनन होता है तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड के आयनन से बनता है NH4+ और +Cl- आयन। तो अब आप देखिए इसका धनायन इसके धनायन के साथ समांतर दर्शा रहा है, इसका धनायन इसके धनायन के साथ समांतर दर्शा रहा है, मतलब स्पीशीज या पदार्थ का धनायन विलायक के धनायन के साथ समांतर दर्शा रहा है, तो ये क्या होगा, ये एसिड होगा। ठीक है, क्या बोला कि अमोनियम क्लोराइड का जब आयनन होता है तो यह अमोनियम और Cl- आयन में टूट जाता है, तो यह विलायक के धनायन के साथ समांतर दर्शा रहा है, तो इस कारण यह क्या होगा, यह अम्ल होता है। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, NaNH2। अब इसका आयनन करवाते हैं तो यहाँ पर Na+ और NH2- आयन बनता है। तो अब देखिए इसका धनायन इसके धनायन के साथ समांतर नहीं दर्शा रहा है कि ये NaNH2 का धनायन इसके धनायन यानी विलायक के धनायन के साथ समांतर नहीं दर्शा रहा है, तो यह अम्ल नहीं होगा। अब बात करते हैं ऋणायन की, तो इसका ऋणायन विलायक के ऋणायन के साथ समांतर दर्शा रहा है, इस कारण यह क्या होगा, यह बेस होगा। एग्जाम्पल KNH2 है, जब इसका आयनन होता है तो यह K+ और NH2- आयन में टूट जाता है, तो इसका ऋणायन विलायक के ऋणायन के साथ समांतर दर्शा रहे हैं, यह भी क्या होगा, ये भी क्षार होगा। ठीक है, कि वह स्पीशीज जो स्वतः आयनित होकर विलायक के समान धनायन देती है तो अम्ल कहलाती है, वह स्पीशीज जो स्वतः आयनित होकर विलायक के समान ऋणायन देती है वह क्षार कहलाती है। इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड के अंदर अमोनियम और Cl- आयन में टूट जाता है, तो यह विलायक के समान धनायन दे रही है, तो यह एसिड होगा। यह सोडियम NaNH2 है तो यह Na+ और NH2- आयन में टूट जाता है, तो यह विलायक के ऋणायन के साथ समांतर दर्शाता है, तो यह क्षार होगा। अब हम बात करते हैं कि KD-LC या विलायक अवधारणा के अनुसार उदासीनीकरण अभिक्रिया की। तो KD और LC ने उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में क्या बताया। KD-LC के अनुसार उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और विलायक का निर्माण होता है। क्या बताया कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण व विलायक का निर्माण होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण और विलायक का निर्माण होता है। एग्जाम्पल कि अम्ल है, मान लीजिए HCl है, यह अभिक्रिया करता है क्षार NaOH के साथ में, तो ये क्या बनाता है, NaCl+ H2O का निर्माण होता है।
अब आप देखिए, चलो मैं इसको बताने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। HCl और NaOH इन दोनों के अंदर से अम्ल कौन है, विलेय और विलायक कौन कौन है, मतलब इसमें विलायक कौन है, HCl विलायक है या NaCl विलायक है। आप वीडियो को या लेक्चर को थोड़ी देर रोकिए और बताइए कि इसके अंदर विलेय कौन सा है और विलायक कौन सा है, बताइए। तो इसका आंसर है, देखिए आप, मैं बताता हूँ कि HCl और NaOH के अंदर ना तो HCl विलायक है और ना ही NaOH विलायक है। इसके अंदर विलायक कौन है, इसके अंदर विलायक है, इसमें H2O विलायक है। देखिए इसमें ना तो HCl विलायक है और ना ही NaOH विलायक है, यहाँ पर H2O विलायक है। देखिए विलायक वो होता है जो विलयन के अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में H2O होता है, तो विलायक H2O होगा। देखिए अब जब हम दो चीज़ें देखते हैं ना यहाँ पर HCl और NaOH, तो या तो ये लगता है कि या तो शायद NaOH विलायक होगा या HCl विलायक होगा, यहाँ पर विलायक H2O है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में क्या बताया कि जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो यह लवण और विलायक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर विलायक है, ये विलायक है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने पर लवण व विलायक का निर्माण करते हैं। आर्नियस ने क्या बताया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि वे पदार्थ जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। जबकि आर्नियस ने क्या बताया कि विलायक अवधारणा के अनुसार या विलायक सिद्धांत के अनुसार उदासीनीकरण अभिक्रिया वो होती है जिसके अंदर अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं और लवण व विलायक का निर्माण होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, NH4Cl प्लस NaNH2। देखिए यहाँ अमोनियम क्लोराइड तो अम्ल है और NaNH2 क्षार है। यह अभिक्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में, यह अमोनिया विलायक, यहाँ पर विलायक अमोनिया है, तो यह इस दोनों अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर लवण का निर्माण होगा, लवण NaCl प्लस। अब देखिए लवण क्या होगा, Na प्लस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है NaCl, ये सोल्ट का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर ये NH4 प्लस है और ये NH2 माइनस होगा, तो क्या होगा, यहाँ तो दो अमोनिया हो गए है ना, दो नाइट्रोजन है, तो दो नाइट्रोजन होगा तो N अभी एक ही लिख देते हैं, और यहाँ 4 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 और 2 6 हो जाएंगे, तो 6 का आधा 3 हो गया, तो 3 हाइड्रोजन लिख देते हैं अभी यहाँ NH3, और 2 नाइट्रोजन थे तो इस हिसाब से 2 हो गए, तो 2 नाइट्रोजन और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, तो 2 अमोनिया का निर्माण हो गया यहाँ, देखा। तो अब इस अभिक्रिया के अंदर आर्नियस अवधारणा के अनुसार तो क्या होता था कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने पर लवण और जल का निर्माण कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो जल बन ही नहीं रहा है, तो इसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और विलायक का निर्माण करते हैं, यह विलायक अवधारणा थी। ठीक है, यहाँ पर ये तो है अम्ल और ये है क्षार, यह है लवण और ये है विलायक। हम बात करते हैं इस सिद्धांत की कमियों की। तो इस सिद्धांत में क्या कमियां थी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यह सिद्धांत के अंदर भी वही कमी थी जो आर्नियस की सिद्धांत में थी। पहली कमी तो वही थी, जब भी इससे पूछ रहे थे कि भाई आप बताओ कि अम्ल और क्षार क्या है, तो ये हमेशा कह रहा था कि आप पहले विलायक लेकर आओ। तो विलायक लेकर आओ, मान लीजिए इसके अंदर H2O था तो H2O विलायक लेकर आओ, तो आप जो पदार्थ दोगे अगर वो इसके धनायन के साथ समानता दर्शाता है तो वो तो अम्ल होगा, और इसके ऋणायन के साथ समानता दर्शाता है तो वह क्षार होगा। ये बार बार इस तरह की बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई H2O की आवश्यकता पड़ रही थी, तो इस वजह से यह सिद्धांत तर्क संगत नहीं था। मतलब इस सिद्धांत में अम्ल व क्षार की व्याख्या करने हेतु विलायक की आवश्यकता हो रही थी, जिस कारण यह तर्क संगत नहीं था। यह भी इसकी एक कमी थी।
अब बात करते हैं दूसरी कमी की। तो दूसरी कमी ये थी कि इस सिद्धांत के द्वारा आयनिक यौगिकों की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की व्याख्या तो की जा सकती है, लेकिन सहसंयोजक यौगिकों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। जैसे CH4, CCl4, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो थे उनकी व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा रही थी, तो यह भी एक इसकी कमी थी। अब अगली अवधारणा हम पढ़ते हैं, वो है लक्स फ्लड सिद्धांत। लक्स फ्लड सिद्धांत लक्स फ्लड सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार जो O2 माइनस आयन का ग्राही होता है, O2 माइनस आयन ग्रहण करता है, तो वो तो क्या होता है? अम्ल होता है। और वे पदार्थ जो O2 माइनस आयन का त्याग करता है, वो क्या होगा? क्षार होगा। देखिए समझिए, लक्स फ्लड सिद्धांत के अनुसार O2 माइनस आयन ग्राही स्पीशीज को तो अम्ल कहते हैं, जबकि O2 माइनस आयन दाता स्पीशीज को क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। Na2O प्लस CO2 है, तो ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? Na प्लस और CO2 है, सॉरी, Na प्लस और CO3 2 माइनस आयन का निर्माण हो जाता है। तो आप इसमें देखिए, यहाँ पर से यहाँ तक जाने पर इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी ऑक्सीजन का इसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो ऑक्सीजन का त्याग करता है तो ये क्या है? क्षार है। अब CO2 के अंदर देखिए, CO2 के अंदर यहाँ से CO3 2 माइनस आयन का निर्माण हो रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन के मान में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर CO2 किसके समान व्यवहार कर रहा है? क्षार के समान, अम्ल के समान व्यवहार कर रहा है। कि Na2O के अंदर ऑक्सीजन का त्याग किया जा रहा है, इस वजह से Na2O क्षार के समान व्यवहार कर रहा है, जबकि CO2 के अंदर अम्ल के ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा है, इस कारण CO2 अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अगला एग्जाम्पल है MgO प्लस SO2 है, तो इससे क्या निर्माण होता है? Mg2 प्लस और SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस आयन का निर्माण होता है। अब यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ऑक्सीजन का त्याग किया जा रहा है। तो ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है तो यह किसके समान व्यवहार कर रहा है? क्षार के समान। और SO2 से SO3 माइनस के अंदर 2 माइनस में जा रहे हैं, तो यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तो यह किसके समान व्यवहार कर रहा है? अम्ल के समान व्यवहार कर रहा है। ठीक है, कि O2 माइनस आयन ग्रहण करते हैं तो अम्ल होता है, और O2 माइनस आयन का त्याग करते हैं तो यह क्षार होता है। यह था लक्स फ्लड सिद्धांत। अब कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं, देखिए चलो मैं आपको अभिक्रिया कर कर बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। 2 अभिक्रिया लिखता हूँ मैं, आप बताइएगा इसमें अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। माइनस, और अगर ये है SO2 प्लस ZNO प्लस टू माइनस, ये 2 अभिक्रिया है। इसके अंदर आपको बताना है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। अब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं
तो Na2O से Na+ का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर जाने पर Na2O से Na+ का निर्माण हो रहा है, मतलब इसके द्वारा ऑक्सीजन का त्याग किया जा रहा है या ऑक्सीजन का दान किया जा रहा है। तो यह किसके समान व्यवहार कर रहा है? क्षार के समान व्यवहार कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ZnO से ZnO2- का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन के मान में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ऑक्सीजन के मान में वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो किसके समान व्यवहार करता है? ये अम्ल के समान व्यवहार करता है। यहाँ पर Na2O क्षार है जबकि ZnO अम्ल है। अब नीचे वाली अभिक्रिया के अंदर देखते हैं, यहाँ पर SO2 से SO3- का निर्माण हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा है। तो यहाँ पर SO2 किसके समान व्यवहार कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, तो अम्ल के समान व्यवहार कर रहा है। यह अम्ल हो गया। अब यहाँ पर ZnO से Zn2+ का निर्माण हो रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का त्याग किया जा रहा है। ZnO से Zn2+ का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन का त्याग किया जा रहा है। तो यहाँ पर ZnO यानी जिंक ऑक्साइड किसके समान है? क्षार के समान है। अब ऊपर वाली रिएक्शन है, इसके अंदर तो जिंक ऑक्साइड अम्ल के समान व्यवहार कर रहा है, जबकि नीचे वाली अभिक्रिया के अंदर जिंक ऑक्साइड क्षार के समान व्यवहार करता है। तो ऐसे यौगिक जो अम्ल व क्षार दोनों के समान व्यवहार करते हैं, उन यौगिकों को कहा जाता है उभयधर्मी यौगिक। क्या कहा जाता है? उभयधर्मी यौगिक। ये कॉपी के हेड पर लिख लीजिए कि वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार दोनों के समान व्यवहार करते हैं, उनको उभयधर्मी यौगिक कहा जाता है। अब संक्रमण धातु तत्व जो होते हैं, भारी तत्व जिनको कहा जाता है संक्रमण धातु तत्व, उनके ऑक्साइड ही लगभग उनके ऑक्साइड ही उभयधर्मी यौगिक का निर्माण करते हैं, जो किसी अभिक्रिया के अंदर तो अम्ल के समान व्यवहार करते हैं और किसी अभिक्रिया के अंदर क्षार के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड Na2O के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड अम्ल के समान व्यवहार कर रहा है, जबकि यहाँ इस वाली अभिक्रिया जब SO2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्षार के समान व्यवहार कर रहा है। तो लक्स फ्लड सिद्धांत इतना सा है कि O2- आयन को ग्रहण करते हैं तो अम्ल होता है, और O2- आयन का त्याग करते हैं तो यह क्षार होता है। अब बात करते हैं इसकी कमी की। यह सिर्फ केवल ऑक्साइड अणुओं की ही क्षारीय और अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करता है, बाकी दूसरे यौगिकों की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती, इसलिए यह इसकी कमी है। लक्स फ्लड सिद्धांत में O2- आयन अगर ग्रहण करता है तो अम्ल, और O2- आयन का त्याग करता है तो यह क्षार होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात करते हैं अगले सिद्धांत यूसेनोविस सिद्धांत की। यूसेनोविस सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत सभी का मिला जुला रूप है। यूसेनोविस सिद्धांत जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की व्याख्या करता है, इसने क्या किया? सभी अवधारणाओं को मिक्स कर दिया और अपनी एक अवधारणा दे दी। ऐसे ही करते हैं लास्ट वाले वैज्ञानिक, क्या करते हैं? सभी की अवधारणाओं को चोरी कर लेते हैं और अपनी एक अलग से अवधारणा दे देते हैं। तो यूसेनोविस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है कि वे पदार्थ जो क्या करते हैं? H+ आयन का दान करते हैं, H+ आयन का त्याग करते हैं, और क्षार के साथ अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, यह अम्ल कहलाते हैं। तो यूसेनोविस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है? अम्ल क्या चीज़ है कि H+ आयन का दान करते हैं, H+ आयन का दान करते हैं, पहला तो यह है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर को ग्रहण करते हैं। तीसरा क्षार के साथ अभिक्रिया कर उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं। क्षार के साथ अभिक्रिया कर उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं। फोर्थ पॉइंट है विलायक के समान धन आयन देते हैं।
ये इंक ख़त्म हो गई इसकी, इंक पढ़ लेता हूँ। यूसेनोविच सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है कि वे पदार्थ जो H+ आयन का दान करते हैं वो अम्ल है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वह अम्ल है, जो क्षार के साथ अभिक्रिया कर उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं वह अम्ल है, और जो विलायक के समान धनायन का निर्माण करते हैं वह अम्ल है। अब बात करते हैं क्षार की। तो क्षार का इसका उल्टा होगा कि H+ आयन दे रहे हैं तो क्षार क्या देंगे, OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं तो क्या हो जाएंगे, आयन देते हैं तो यह क्षार है। और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर का क्या करेंगे, दान करेंगे, तो ये क्षार है। तीसरा क्या है, क्षार के साथ अभिक्रिया कर उदासीनीकरण अभिक्रिया दे रहे हैं तो यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं। और तीसरा क्या है, विलायक के समान धनायन देते हैं तो यह विलायक के समान क्या दे देंगे, विलायक के समान ऋणायन देंगे। विलायक के समान, साथ नहीं समान, विलायक के समान ऋणायन देते हैं, विलायक के समान क्या देते हैं, ऋणायन है। तो यूसेनोविच सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो H+ आयन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया कर उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं, विलायक के समान धनायन देते हैं और क्षार अम्ल कहलाते हैं। और क्षार क्या होते हैं, जो OH- आयन देते हैं वो तो क्षार है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं वह भी क्षार है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं तो क्षार है, विलायक के समान ऋणायन देते हैं तो क्षार है। ये हो गए हमारी सारी अवधारणाएं खत्म। तो हमने यूनिट 1 का पार्ट है अम्ल और क्षार को खत्म कर लिया है। अब अगली क्लास में हम विलायक पढ़ने वाले हैं, अम्लीय विलायक पढ़ने वाले हैं।